प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहें या ना चाहें, शहरों पर दबाव बढ़ने वाला है। साथियों, आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे, अर्बनाइजेशन होते ही रहने वाला है। शहरों का पर दबाव बढ़ने वाला है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है और इसलिए हमें, अगर हम मेयर है तो मेरा शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मेरा शहर किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने। इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती है। आपने देखा होगा इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब यह भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकूला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब जीवन को आसान बनाना हो तो ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, फिर सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं। मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। वहां पर मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं, तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है, लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा।
सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा कि जब आप पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हैं तो किसानों की कर्ज माफी में क्या आपत्ति है। 17 सितंबर को दशरथ लक्ष्मण केदारी जी नाम के एक किसान ने पुणे महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मोदी जी, आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, साहूकार सुनता नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं और आपकी निष्क्रियता के चलते मैं अपनी जान देने को मजबूर हूं। ये पहले किसान नहीं है, शायद ये अंतिम भी नहीं होंगे, लेकिन लगातार किसान आत्महत्या का मामला जो बढ़ता जा रहा है और खास तौर से सरकार की विफलता के कारण उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वर्ष 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या करी। 10,881 किसानों की एक साल में आत्महत्या करने का मतलब है कि 29 किसानों ने रोज आत्महत्या करी। हर घंटे एक से ज्यादा किसान अपनी जान लेने को विवश है। 7 साल का जो डेटा अवेलेबल है 14 से 21 तक का, 53,881 किसानों ने आत्महत्या की और ये सब मोदी सरकार की विफलताओं का कारण है। ये वही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में कहती है 50% कॉस्ट पे एमएसपी देना मुमकिन नहीं है, मार्केट बिखर जाएगा। ये वही सरकार है जो राज्यों को धमकाती है एमएसपी के ऊपर खरीद मत करिए। ये वही सरकार है जो डीजल का दाम बढ़ाती है, खेती के उपक्रमों पर जीएसटी लगाती है, खाद और कीटनाशक पर जीएसटी लगाती है, खेती की लागत 25,000 रुपए बढ़ा देती है। ये वही सरकार है जब 700 किसानों की शहादत हुई थी तो मोदी जी ने कहा था मेरे लिए थोड़ी मरे, मैं क्या करूं। लेकिन मोदी सरकार को अब जागना पड़ेगा, आंखों पर बंधी पट्टी को खोलना पड़ेगा, किसानों के कर्जा माफी करनी पड़ेगी, किसानों का बेहतर खेती के उपक्रमों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूंजीपति मित्रों का आप 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो किसानों की कर्जा माफी में क्या आपत्ति है। ये वही सरकार है जिसने काले कानून थोपने की कोशिश करी थी और अब बैकडोर एंट्री से निजी क्षेत्र से अनाज खरीद का प्रबंध कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसानों की आत्महत्या इस देश की अंतरात्मा के खिलाफ है। मोदी जी को इस पर बोलना पड़ेगा और मोदी जी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी निष्क्रियता के चलते एक और किसान ने जान दे दी है और सीधे सीधे द ब्लेम लाइज एट योर डोरस्टेप। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब बीजेपी की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सीटों पर भी वो हार रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। नारेबाजी कर रहे हैं मेरे खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं करते, मेरे खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी मिल जाते हैं। इन्हें डर है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लगी तो लूट कैसे होगी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज़ में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि। दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं। अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो हैं वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट रहे। पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है। उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए,
समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि इनके पास सीबीआई, ईडी समेत सारी ताकत होने के बावजूद अगर ये जेल नहीं भेज पा रहे हैं तो एक ही वजह है कि इनके सभी आरोप झूठे हैं। दिलीप पांडे ने आगे कहा कि फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता, फोटो हम भी मोदी जी की कई लोगों के साथ दिखा देंगे। जेल नहीं भेज पा रहे लोग सारी ताकत होने के बावजूद। पता नहीं कौन सी बेबसी है, पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनकी। हमारे यहां गांव में कहते हैं गल थेतरई, गाल बजाना कहते हैं इसको। जब सारे सबूत हैं आपके हिसाब से गड़बड़ तो जेल भेज दो, तो जेल नहीं भेजेंगे। मीडिया में फोटो में दिखाएंगे इनकी, उनके साथ उनकी। हम दिखाते हैं मोदी जी की कितने लोगों के साथ फोटो। जेल नहीं भेजेंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, सिर्फ गाल बजा पा रहे हैं, इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज पा रहे, इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप झूठे हैं। इनके आरोपों में लेश मात्र भी सच्चाई होती, इनके दावों में रत्ती भर भी अगर सच होता तो ये गिरफ्तार करते, न कि मीडिया में आके यहां वहां की फोटोएं दिखा के नौटंकी करते। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं कि सारी ताकत दुनिया की तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है। तुम्हारे दावों में अगर सच है, कुछ गड़बड़ हुई है, तुम्हारे पास सबूत है, तो नौटंकी करना बंद करो, गिरफ्तार करके जेल भेजो, वरना देश और दिल्ली के लोग मान चुके हैं कि तुम्हारे आरोप झूठे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड हमने कर्मचारियों की परेशानी को समझा, अब बारी है गुजरात और हिमाचल की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वहां भी कांग्रेस सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानी समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। धन्यवाद।